नमस्कार, आवाज समाचार में मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। हिजाब मामले पर सुप्रीम कोर्ट के जज बटे, दोनों जजों ने दिया अलग अलग फैसला। अब चीफ जस्टिस बनाएंगे बड़ी बेंच। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार उतार चढ़ाव के बीच गिरावट पर बंद। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में बिकवाली, बैंकिंग रियल्टी आईटी शेयरों में गिरावट। सेंसेक्स 391 और निफ्टी 109 अंक गिरा। 2030 तक $30 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में गति शक्ति से मिलेगी मदद। हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में पीयूष गोयल बोले, गति शक्ति से सालाना 10 लाख करोड़ रुपए की लॉजिस्टिक कॉस्ट बचेगी। अब 5 घंटे में दिल्ली से पूरा होगा हिमाचल का सफर। पीएम मोदी ने ऊना टू दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। आईआईटी ऊना समेत कई और विकास योजनाओं की सौगात। केजरीवाल सरकार पर एनजीटी ने लगाया 900 करोड़ रुपए का भारी जुर्माना। कचरे के निपटारे में नाकामी पर कार्रवाई, कहा जनता की सेहत को पहुंचा नुकसान। और 7वीं बार महिला एशिया कप जीतने से बस एक कदम दूर। टीम इंडिया सेमीफाइनल में थाईलैंड को 74 रनों से हराया। 15 अक्टूबर को फाइनल मुकाबला। कर्नाटक हिजाब विवाद पर अब सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मामले पर सुनवाई के लिए नई बेंच बनाएंगे। आज 2 जजों की बेंच ने स्प्लिट वर्डिक्ट यानी बटा हुआ फैसला दिया। बेंच के दोनों जज हेमंत गुप्ता और सुधांशु धूलिया ने मामले पर अलग अलग राय व्यक्त की है। जस्टिस गुप्ता ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है, वहीं दूसरे जज सुधांशु धूलिया ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया। कर्नाटक हाईकोर्ट ने 15 मार्च को मुस्लिम छात्राओं के क्लास के अंदर हिजाब पहनने की अनुमति देने वाली याचिका को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट का कहना था कि हिजाब पहनना इस्लाम में आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है। स्प्लिट जजमेंट आया है, इसमें ऑनरेबल जस्टिस हेमंत गुप्ता साहब ने उसको जो है अपील को जो है उन्होंने डिसमिस करा है और जियो वगैरह जो थे कर्नाटका गवर्नमेंट के उसको अपहेल करा है। लेकिन जस्टिस गुलिया ऑनरेबल जस्टिस गुलिया ने डिफरेंट व्यू लिया है इसके अंदर, इस मैटर के अंदर, और उन्होंने इस मैटर के अंदर उसको अपील्स को अलाउ करा है और उन्होंने 3 चॉइसेस के ऊपर 3 पॉइंट्स के ऊपर इसको मेन एम्फेसिस दिया है। उन्होंने एक तो बिजॉय मैनुअल का जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का उस पर रेफर करा है और उसके बाद उन्होंने ये जो चॉइस है जो अपना सिर के ऊपर किसी को हिजाब रखना है या किसी को कवर करना है, ये लेडी का अपना चॉइस है, तो इस पॉइंट के ऊपर भी उन्होंने एम्फेसिस दिया है। और तीसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट उन्होंने बोला है कि जो बच्चों की तालीम और एजुकेशन का मामला है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और बच्चों की तालीम के लिए हमें ऐसा कोई काम या ऐसी कोई चीज जिसमें उनकी एजुकेशन के ऊपर रुकावट आए तो उस चीज का उन्होंने एम्फेसिस दिया है कि ऐसा कोई काम जो है उसके खिलाफ है, बच्चे की एजुकेशन के खिलाफ है। कर्नाटक सरकार सेक्शन 131 के तरह यह रेगुलेट या डेलीगेट करके हिजाब पर बैन का ऑर्डर पारित कर सकती थी, नहीं कर सकती थी। ये हिजाब एसेंशियल प्रैक्टिस का पार्ट है, नहीं है। और जो आर्टिकल 25, 19, 14 सबका हवाला देते हुए उन्होंने 11 क्वेश्चन फॉर्मुलेट किए हैं और उन सारे क्वेश्चंस का जो आंसर उन्होंने दिया है यह कहते हुए कि इस आधार पर एसएलपी स्वीकार योग्य नहीं है और उन्होंने खारिज किया है। जबकि जस्टिस धुलिया ने आर्टिकल 25 और 19(1) के आधार पे ही वो सारे एसएलपी को अलाउ किया है। और दिल्ली में केजरीवाल सरकार पर एनजीटी ने 900 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है। एनजीटी ने दिल्ली में ठोस कचरे को निपटाने में सरकार की नाकामी के बाद ये एक्शन लिया है। एनजीटी ने कहा है कि दिल्ली में महंगी सार्वजनिक जगहों पर कचरे के ढेर लगे हैं और ये पर्यावरण आपातकाल की तरह है। ट्रिब्यूनल का कहना है कि कूड़े के ढेर से मीथेन और दूसरे हानिकारक गैसें निकल रही हैं। 3 लैंडफिल गाजीपुर, भलसवा और ओखला में करीब 80% कचरा पुराना है और इसे हटाने में सरकार फेल रही है। एनजीटी का कहना है कि सरकार ने नागरिकों और पर्यावरण की सुरक्षा और स्वास्थ्य दोनों को खतरे में डाला है। पीएम मोदी ने हिमाचल दौरे पर देश को चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात दी है।
ऊना से दिल्ली के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी आज दिखाई गई। वंदे भारत एक्सप्रेस हिमाचल के ऊना के पास अंदौरा से नई दिल्ली चलेगी। इससे दिल्ली से ऊना का सफ़र 3 घंटे कम हो जाएगा। 412 किलोमीटर का सफ़र 5 घंटे में पूरा हो जाएगा। इसके अलावा पीएम मोदी ने बल्किन पार्क और IIT ऊना समेत करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं की आधारशिला भी रखी। कुछ देर पहले ही मुझे अंदौरा से लेकर दिल्ली तक की भारत की चौथी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने का सौभाग्य मिला। ये भी सोचिए, देश में चौथी वंदे भारत ट्रेन, इतना बड़ा हिंदुस्तान, इतने बड़े बड़े शहर, लेकिन चौथी ट्रेन अगर मिली तो मेरे हिमाचल को मिल गई। और अब बात मार्केट की। वीकली एक्सपायरी का दिन था और बाजार में आज भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला और बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 391 पॉइंट गिरकर 57,235 पर और निफ्टी 109 पॉइंट गिरकर 17,014 पर बंद हुआ। वहीं FMCG, ऑटो, इंफ्रा शेयरों में दबाव देखा गया। फार्मा, मेटल शेयरों में हल्की बढ़त रही। और मार्केट का डिटेल समझते हैं, हमारे सहयोगी यतीन मोहता हमसे जुड़ गए हैं। यतीन, बताएं सेक्टर वाइज और शेयर वाइज अगर देखें तो कहां तेजी और कहां सबसे ज्यादा मंदी रही? देखिए, आज जो स्टॉक्स की बात करें स्पेसिफिकली तो निफ्टी की जो चुनिंदा कंपनी है यहाँ तेजी दिखने को मिली, खास करके HCL टेक्नोलॉजीज में, क्योंकि उन्होंने नतीजों में अपना गाइडेंस बढ़ाया। स्टॉक 3% ऊपर था। इसके अलावा सन फार्मा, कोल इंडिया, टाटा मोटर्स जैसे शेयर्स में आपको लगभग 1-1.25% के आसपास की इंट्राडे तेजी दिखी। लूजिंग एंड पे विप्रो था, क्योंकि विप्रो के नतीजे कमजोर भी आए और गाइडेंस में भी इन्होंने थोड़े बहुत बदलाव नीचे की तरफ किए। स्टॉक लगभग 8% नीचे इंट्राडे में बंद होता हुआ आपको दिखाई दिया। इसके अलावा अदानी पोर्ट्स, SBI, L&T जैसे शेयर्स में ऊपर के लेवल्स पे आपको बिकवाली आती हुई दिखाई दी। स्टॉक्स लगभग 2-2% नीचे बंद आते हुए नजर आए। गेनिंग साइड पे आपको रेलवे की इकाई रेट्स यहाँ 11% ऊपर दिखाई देगा। लगभग 500 करोड़ का ऑर्डर इन्होंने आज जीता। उसके बाद स्टॉक में मोमेंटम था। इसके अलावा कल्याण ज्वेलर्स, त्रिवेणी इंजीनियरिंग और रेलीगेयर जैसे शेयर्स में आप खरीदारी का मूड माहौल बनते हुए देखें। अगर हम लूजिंग एंड पे बात करें तो जोमेटो जैसे स्टॉक्स में प्रेशर था। इसके अलावा इंडिया सीमेंट्स, इंडियन होटल्स, JBM ऑटो जैसे स्टॉक्स में भी आपको ऊपर के लेवल से 4-5% की बिकवाली आती हुई दिखाई दी। बहुत बहुत शुक्रिया यतीन। और IT शेयरों में लंबी अवधि में अच्छे रिटर्न बनेंगे। CNBC आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल से खास बातचीत में व्हाइट ओक ग्रुप के प्रशांत खेमका ने कहा कि IT में शॉर्ट टर्म के लिए दबाव रह सकता है, लेकिन मौजूदा समय में IT कंपनियों के वैल्यूएशन आकर्षक है और लॉन्ग टर्म में अच्छा मुनाफा बनेगा। IT में इस समय एक बेयर मार्केट चल रही है। आज भी हमने देखा विप्रो जिस तरीके से गिरा, पहले 2-3 दिन पहले देखा था TCS अच्छे नंबर के बावजूद गिरा था। तो ये जो इस समय चल रहा है, क्योंकि डिबेट यहाँ पर ये हो रही है कि वैल्यूएशन है और अमेरिका में जो रिसेशन का रिस्क है उसको लेके क्या और रीसेट की जरूरत है। जो 2-3 साल में, पिछले 2-3 साल में एक सेक्टर वैल्यूएशन बलून अप हुए थे, क्या उनको और नीचे आने की जरूरत है? आपका क्या व्यू है? बिल्कुल नहीं, बहुत सही सवाल है। एक तो मैं ये कहूंगा कि ये जो ग्लोबल मैक्रो है ये एकदम अनप्रेडिक्टेबल रहता है टू बिगिन में। फिर ग्लोबल मैक्रो अगर आप प्रेडिक्ट कर भी सको तो उसका मार्केट में क्या असर होगा वो कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल रहता है। जैसे मैं एग्जांपल लूं कोविड का, तो कोविड जब हुआ था वो कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल था। चलो एक बार हो गया, फिर वो काफी प्रेडिक्टेबल, फिर भी प्रेडिक्टेबल नहीं था। लोगों को कई महीनों तक समझ में नहीं आया कि ये इतना फैलेगा, इतनी लोगों की जान जाएगी और ये सब। बट मार्च 23 को मार्केट बॉटम हुआ इंडिया का और ग्लोबली भी करीबन मार्च 23, 2020। उस वक्त के उस दिन के आसपास अगर आप IT सर्विसेज का आप अगर हाल देखते हैं स्टॉक मार्केट में, तो ऑब्वियसली बहुत पिटाई हुई थी, क्योंकि वर्ल्ड में सब कंपनियां कॉस्ट कट करें, डिमांड गायब हो जाएगा, कॉस्ट कट करेगी तो इनसे कौन काम कराएगा, राइट?
तो मेजर कोलैप्स आया था इन कंपनीज में, और उस वक्त ऐसा लग रहा था इनका कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक स्लोडाउन इतना स्ट्रांग रहेगा और सबको सिर्फ फार्मास्यूटिकल कंपनी और कंज्यूमर स्टेपल कंपनी में ही ध्यान रखना चाहिए। बट आप फिर अगले 2 साल देखो तो इट वाज वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स इन टर्म्स ऑफ डिमांड फॉर टेक्नोलॉजी, क्योंकि सबने रियलाइज किया कि टेक्नोलॉजी इज वन वे टू सर्कमवेंट द प्रॉब्लम्स पोस्ड बाय पेंडेमिक। तो पहला कहने का मतलब ये कि जो मैक्रो है वो अनप्रेडिक्टेबल है और हम लोग उस पर कोई पैसा बनाने की कभी ट्राई भी नहीं करते, क्योंकि हमने देखा है कि ऐसे जो टेक्निकल मैक्रो, नॉट स्ट्रक्चरल मैक्रो बट टेक्निकल मैक्रो में किसी ने कोई खास पैसा बनाया नहीं। ओवर टाइम जीरो सम गेम है, कभी बनता है कभी खोता है, आगे पीछे जाके कुछ होता नहीं है। तो वी स्ट्रक्चरल वे से अगर आप देखो तो स्ट्रक्चरली पिछले 30-40 साल में इंडियन आईटी सेक्टर has gained market share very consistently। साल दर साल इंडियन आईटी सेक्टर ने मार्केट शेयर गेन किया है ग्लोबली। आज की तारीख में करीबन 10% के आसपास इंडियन आईटी सर्विस का मार्केट शेयर हो गया ग्लोबली, एंड स्टिल दे आर गेनिंग मार्केट शेयर। ग्लोबल आईटी स्पेंड करीबन 4-5% से ग्रो होती है, उसमें आउटसोर्सिंग 1-2% और ज्यादा ग्रो होती है, उसमें इंडियन आईटी सर्विसेज गेन मार्केट शेयर। तो डॉलर टर्म ग्रोथ इन कंपनियों का स्ट्रक्चरली 7-8% का डॉलर टर्म ग्रोथ है, और इंडिया का अगर आप ये 3-4% का करेंसी डिप्रिशिएशन ले लो तो 12-1% का इंडियन, 11-12% कह लो इंडियन ग्रोथ। अब कितने सेक्टर से जो आपको 11-12% ग्रोथ इतने कंसिस्टेंटली देने की गुंजाइश रखते हैं। प्लस वैल्यूएशन, अगर आप कैश फ्लो वैल्यूएशन पे देखो तो दीज आर दी मोस्ट अट्रैक्टिव। आज कैश फ्लो पे इंडियन मार्केट का मल्टीपल करीबन 40 टाइम का है फॉरवर्ड 12 मंथ्स का, और ये कंपनियां करीबन 25 टाइम पे है। तो हम लोग पी मल्टीपल नहीं देखते, जैसे आपसे पहले भी बात हुई है, पी मल्टीपल्स काफी मिसलीडिंग होती है, एंड कैश फ्लो बेसिस पे ये बहुत ही अट्रैक्टिव है। हाँ, नियर टर्म में बिकॉज ऑफ नियर टर्म डिमांड स्लोडाउन अभी थोड़ी इनमें गिरावट आई है, बिकॉज दीज आर ग्लोबल सिक्लिकल्स, और नेस्डेक से काफी को रिलेटेड है। तो नेस्डेक 30-35% डाउन है, तो अपना आईटी सेक्टर 25% डाउन है। फेस्टिव सीजन में गाड़ियों की बिक्री में जोरदार इजाफा देखने को मिल रहा है। सियाम के सितंबर डेटा के मुताबिक पैसेंजर व्हीकल्स सेगमेंट में बिक्री में 92%, जबकि पैसेंजर कार की बिक्री में 122% की बढ़त देखने को मिल रही है। सितंबर में 2 व्हीलर की कुल 17,40,000 यूनिट बिकी है। फेस्टिव सीजन में ऑटो सेक्टर की उम्मीदों और चुनौतियों पर सियाम के प्रेसिडेंट विनोद अग्रवाल से बात की हमारे संवाददाता रोहन सिंह ने। कमर्शियल व्हीकल में आउटलुक बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे एक तो रिप्लेसमेंट्स पिछले सालों में नहीं हुई थी, रिप्लेसमेंट्स हो रही हैं, और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, जो रोड कंस्ट्रक्शन या दूसरे और प्रोजेक्ट्स हैं, उनके ऊपर जो खर्चा हो रहा है, तो उसके कारण से जो कंस्ट्रक्शन ट्रक्स हैं उनकी डिमांड में अच्छा ग्रोथ आ रहा है। और जैसा कि हम इस साल की इकॉनमी का आउटलुक हमारा है 7% ग्रोथ का, तो 7% अगर ग्रोथ होती है तो कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री जो है वो डायरेक्टली इकॉनमी से जुड़ी हुई है, तो इसलिए अच्छा ग्रोथ होना चाहिए। जब कीमत बढ़ती है, अगर कॉस्ट बढ़ती है गाड़ियों की, तो डेफिनेटली प्राइस तो बढ़ानी ही पड़ेगी, अदरवाइज नहीं तो कंपनीज कैसे ऑपरेट करेंगे। तो जब भी नॉर्म्स के ऊपर जो आएंगे नए नॉर्म्स, तो उसके कारण से जो कॉस्ट बढ़ती है, तो हर कंपनी जो है वो उसके ऊपर व्यू लेती है और हर कंपनी अपना डिसीजन लेती है कि कितना उनको प्राइस रखना चाहिए। वो दिवाली में ड्राई फ्रूट और मिठाई लेने का रिवाज है। इस मौके पर मेहमान आपके घर आए तो आप मेहमान के घर जाएं, तब भी मिठाई और ड्राई फ्रूट से स्वागत होता है। इस बार ड्राई फ्रूट और मिठाई के बास्केट का कैसा है ट्रेंड, बता रहे हमारे संवाददाता केतन जोशी। आम हो या खास, लेकिन दीपावली सबके लिए काफ़ी यादगार त्यौहार होता है, और इसीलिए हर साल जो हम गिफ्ट देते हैं या मिठाइयाँ देते हैं उसका एक ट्रेंड रहता है। इस बार ड्राई फ्रूट्स और मिठाई का जो बास्केट बनेगा वो अलग अलग ट्रेंड कर रहा है। आप देख सकते हैं कि ये पूरा एक ड्राई फ्रूट शेप का ही बास्केट है। जूट का एक अलग बास्केट बना है, ये एक घूमता फिरता व्हील है, इसके अंदर भी आप मिठाइयाँ या ड्राई फ्रूट्स दे सकते हैं। और अगर और मेमोरेबल बनाना है तो ये एक संदूक के आकार का भी यहाँ पर बास्केट बना हुआ है, तो ये काफ़ी प्रचलित है। आइए हम इस शोरूम के ओनर से बात करते हैं, चरणजीत से। बताइए इस बार कौन सा ये ट्रेंड कर रहा है, खासकर जो हम बास्केट दीपावली में लोगों को देते हैं गिफ्ट के तौर पर, चाहे उसमें मिठाइयाँ हो या ड्राई फ्रूट्स?
सर अगर ट्रेंड की बात करें ये बार तो कस्टमर्स क्लासिक के साथ एक ब्लिंग पसंद कर रहे हैं हमारे वहाँ पे। अगर मैं प्राइस रेंज की बात करूँ तो तकरीबन 400 रुपये से लेके 10,000 तक की पूरी एक वास्ट प्राइस रेंज हमने रखी हुई है, जहाँ पे कस्टमर आके अपने अपने तरीके की चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं प्रोडक्ट कैटेगरी की बात करूँ तो मिठाइयों से लेके नमकीन, ड्राई फ्रूट से लेके कुकीज़ और चॉकलेट्स हो गया, फिर जिस तरह से हमारे पास अलग अलग दूसरी रेंज है हेल्दी नमकीन्स में, हेल्दी प्रोडक्ट्स में, वो काफ़ी एक अलग रेंज बढ़ जाती है। अगर मैं सर हैम्पर क्यूरेशन की बात करूं तो तकरीबन मोटा मोटी सर 5,000 से ज़्यादा तरीके के हैम्पर आप यहां पे आके बना सकते हैं, जिसमें आप अलग अलग प्रोडक्ट कैटेगरी जो हमने बताई उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप भी अपने जो पसंदीदा लोग हैं या आम और ख़ास है उनको इस तरह से हैम्पर में और अच्छे बास्केट में अगर स्वीट और नमकीन देंगे तो ये त्यौहार और भी यादगार बन जाएगा। केतन जोशी, अहमदाबाद से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। प्याज की महंगाई ने सरकार की चिंता बढ़ाई। फेस्टिवल सीजन और बेमौसम बरसात ने एक हफ्ते में प्याज के दाम 5 रुपए तक ऊपर चढ़ा दिए, वो भी होलसेल में। और प्याज की महंगाई को कंट्रोल करने के लिए केंद्र सरकार एक्शन में आ चुकी है। डिटेल लेते हैं असीम मनचंदा से। असीम, बताएं कि आगे कैसे रह सकते हैं दाम, क्यों बढ़ी महंगाई और सरकार क्या कर रही है? देखिए, पिछले कुछ दिनों में कुछ राज्यों के अंदर बेमौसम बारिश जो हुई है, जिसके चलते प्याज की फसल जो है वो खराब हुई है और प्याज के दाम जो है बढ़ने लगे हैं। अगर मैं लासलगांव की बात करूं तो पिछले एक हफ्ते के अंदर प्याज की कीमतों में 5 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिली है। जल्दी ये बढ़ोतरी आपको रिटेल प्राइसेस में भी जो है वो देखने को मिलेगी, लेकिन सरकार इस बार पूरी तरह से तैयार है। सरकार ने इस साल 2.5 लाख टन प्याज का बफर स्टॉक जो है वो बनाया था। अब सरकार इसको खुले बाजार में बेचने की तैयारी जो है वो कर रही है। जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि ये प्याज जो है राज्यों को 8 रुपए प्रति किलो के हिसाब से जो है वो दिया जा रहा है। अब तक नेटवर्क जो है करीबन 27,000 टन प्याज जो है बाजार में बिक्री के लिए जो है बेच चुका है। तो इससे प्याज की कीमत जो है नहीं बढ़ेगी। त्योहारों के दौरान प्याज आपको जो है वो नहीं रुलाएगा। शुक्रिया असीम। और महिला टीम इंडिया 7वीं बार एशिया कप जीतने से बस एक कदम दूर है। महिला क्रिकेट टीम ने आज बांग्लादेश में हुए सेमीफाइनल में थाईलैंड पर शानदार जीत दर्ज की। भारत ने थाईलैंड को 149 रनों का लक्ष्य दिया था, लेकिन थाईलैंड की टीम 9 विकेट गंवाकर सिर्फ 74 रनों पर सिमट गई। अब भारतीय टीम 15 अक्टूबर को फाइनल खेलेगी, लेकिन किसके साथ, पाकिस्तान या श्रीलंका के साथ, इसका फैसला होना बाकी है। भारत के जाने माने उद्योगपति मुकेश अंबानी आज बद्रीनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान बद्री विशाल की पूजा अर्चना की। वहां बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के उपाध्यक्ष किशोर पवार ने उनका स्वागत किया। और आम श्रद्धालु की तरह मुकेश अंबानी ने भी भगवान नारायण के दर्शन किए। बद्रीनाथ दर्शन के बाद वो केदारनाथ पहुंचे। यहां मंदिर समिति ने उनका भव्य स्वागत किया। मुकेश अंबानी ने केदारनाथ में दर्शन के बाद बाबा केदार की पूजा अर्चना की और वहीं उन्होंने बद्रीनाथ और केदारनाथ को दिए 2.5 करोड़ रुपए की दान संपत्ति। हम आपको एक्सक्लूसिव वीडियो दिखा रहे हैं। ये वीडियो उस समय का है जब उद्योगपति मुकेश अंबानी केदारनाथ पहुंचे थे। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए, जुड़े रहिए CNBC आवाज से ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।